हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जेई मेंस और उसके बाद कुछ तीन चार क्वेश्चन जेई एडवांस के हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं उनको डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है कि क्वेश्चन को मैं किस तरह से सॉल्व कर रहा हूँ, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज में ले रहा हूँ। ठीक है, जिससे कहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को कैसे समझ के, ये पूरा तुम्हें ध्यान देना है। ठीक है, और इसी तरह से तुम्हें जो तुम्हारा अपकमिंग एग्जाम है उसमें भी क्वेश्चन सॉल्व करने इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की अच्छे से, और क्वेश्चन सॉल्व करना। हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम कुछ ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी तुम्हें खुद से करना है। ठीक, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ठीक है, तुम भी इसमें क्या करना, जिसके पास पीडीएफ है पीडीएफ ओपन कर लेना, जिसके पास मटेरियल हार्ड कॉपी में उसको ओपन कर लेना। मैं क्वेश्चन रीड करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर टाइप लिखूंगा नहीं मतलब, और उसको सॉल्व करने का। ठीक है, तो 2019 का क्वेश्चन है, तो इसमें वो क्वेश्चन नंबर 31 है जो मेरे पास है पीडीएफ उसमें। तो इसमें दिया हुआ है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ध्यान रखना, चैप्टर जो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, क्वेश्चन नंबर 31। मैं इसको रीड कर देता हूँ, तुम्हें समझ में आ जाएगा कौन सा क्वेश्चन है। डायग्राम भी बना हुआ है इसके अंदर। एज शोन इन द फिगर, टू इनफाइनाइटली लॉन्ग आइडेंटिकल वायर्स आर बेंड बाय 90 डिग्री and placed in such a way that the segments LP and QN are along x-axis, while segment PS and QN are parallel to the y-axis. If QP OQ equals to 4 centimeter, the magnitude of magnetic field at O is 10 raised to power minus 4 Tesla, and the two wires carry equal current. Magnitude of current बताना है हमें, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। तो ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। जो वायर इस तरह से कुछ एक वायर ऐसे ऐसे करंट फ्लो रहा है उसमें, दूसरा वायर ऐसे, इसमें ऐसे करंट फ्लो रहा है। हमें सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है, नाम है इनका एल पी एस। ठीक है, ये एम एन क्यू। तो देखो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इनफाइनाइट होंगे, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट, इधर भी इनफाइनाइट इधर भी इनफाइनाइट। ये जो वायर है इसकी एक्सिस पर है पॉइंट ऑफ, तो एक्सिस पर फील्ड जीरो होता है, मतलब इसकी वजह से फील्ड जीरो होगा। इसकी भी एक्सिस पर है, इसकी वजह से फील्ड जीरो होगा, पर ये वाला पोर्शन और इस वाले पोर्शन की वजह से जीरो नहीं होगा। और ये वन एंड पर है, तो वन एंड पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक है, इसकी वजह से होगा अंदर की तरफ, और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ होगा, परपेंडिकुलर इनवर्स। सेम करंट फ्लो है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। और एट नियर वन एंड फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। ठीक है, अगर इनफाइनाइट लोगे किसी पॉइंट पर निकालेंगे तो 2 पाई आर होता है, पर किसी एंड पर जब निकालते हैं 4 पाई आर आता है फॉर्मूले में। ये एक की वजह से होगा, दूसरे की वजह से भी इतना ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 2। बी का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 raised to power minus 4, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का वैल्यू -7, करंट का वैल्यू बताना है 2, और आर की वैल्यू भी, ये वाली डिस्टेंस मुझे कितनी दी हुई है 4 सेंटीमीटर, तो 4 × 10 raised to power -2। यहाँ पर देखेंगे तो ये -2 -7 ये कैंसिल होगा, यहाँ बचेगा -5 -4, इसको इधर लाएंगे यहाँ 10, अच्छा ये 4 और ये इसे 2 टाइम्स 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आई की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी 20 एम्पियर। ऑप्शन में दिया हुआ है 20 एम्पियर, और क्या है डायरेक्शन परपेंडिकुलर इनवर्ट्स आ गई फील्ड की डायरेक्शन, परपेंडिकुलर इनटू द पेज, मतलब फोर्थ ऑप्शन। तो 31 में फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा, तो दिया हुआ है हमें, सही हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो क्या अप्रोच लगाई हमने, एक्सिस पर फील्ड जीरो होगा तो इस वाले पोर्शन और इस वाले पोर्शन में जीरो होगा, सिर्फ इसके और इसकी वजह से होगा, दोनों की वजह से डायरेक्शन निकालना इंपॉर्टेंट। कैसे, करंट की डायरेक्शन थंब पर रखते हैं, फिंगर से करते हैं, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, तो दोनों ऐड हो जाएगा। एक की वजह से इतना, तो दो की वजह से टोटल इतना हो जाएगा। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 से जस्ट ऊपर वाला। प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल, एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल के बारे में पता होना चाहिए हमें। प्रोटॉन क्या होता है, अल्फा पार्टिकल। तो प्रोटॉन होता है 1h1, अल्फा पार्टिकल होता है 2He4। इस पे चार्ज E के इक्वल,
इस पे चार्ज 2e के इक्वल, इसका मास प्रोटॉन के मास के इक्वल, इसका मास 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन के मास के इक्वल। तो ये हमें पता होना चाहिए। अल्फा पार्टिकल, ये प्रोटॉन और ये अल्फा, ठीक है। विद देयर मासेस इन द रेशियो 1:4, तो मासेस का रेशियो दिया हुआ है इसका तो 1:4 दिख रहा है हमें, और चार्जेस का रेशियो 1:2 वो भी दिख रहा है, तो दिया हुआ है पहले से वो। आर एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस v, रेस्ट से दोनों को एक्सेलरेट कर रहे हैं पोटेंशियल डिफरेंस v, तो एक्सेलरेट करते हैं v पोटेंशियल डिफरेंस, तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है हमारा 2q v/m, फार्मूला ध्यान ये होता है। कैसे, जब एक्सेलरेट करते हैं तो उनको वर्क डन होता है इतना, वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल इतनी, तो यहाँ से v का फार्मूला ऐसा दिखता है, ये वेलोसिटी का फार्मूला आता है जब v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करते हैं तो, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड सेट अप परपेंडिकुलर टू देयर वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है ना, तो रेडियस का रेशियो, तो रेडियस का फार्मूला हमें पता होना चाहिए mv/qb, जब रोटेट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, ये फार्मूला होता है हमारे पास mv/qb, ठीक है। तो प्रोटॉन की और अल्फा पार्टिकल की रेडियस का रेशियो, तो ये मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ अल्फा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा, और q वाला ऊपर चला जाएगा अल्फा का, तो q अल्फा, q प्रोटॉन और b तो कैंसिल हो जाएगा, ऐसे जमा लेंगे। मासेस का रेशियो 1:4 है, तो वेलोसिटीज का रेशियो क्या आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है दोनों के, जो q/m का रेशियो है √q/m का रेशियो, तो q प्रोटॉन अपॉन q अल्फा, और m ऊपर पहुंच जाएगा m अल्फा अपॉन m प्रोटॉन, तो ये होता है 1:2 और ये होता है 4:1, तो ये आएगा √2/1, तो इसकी वैल्यू √2/1, और चार्जेस का 2:1 सॉल्व करना आता है, ये इससे कैंसिल 2 टाइम्स, ठीक है, तो √2/2 दैट मींस 1/√2, ये हमारा सिंपलीफिकेशन, ये आंसर आ गया हमारा। रेडियस ऑफ प्रोटॉन और रेडियस ऑफ अल्फा का रेशियो 1:2, 30 में फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, तो ये फार्मूला v पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करेंगे तो रेडियस वाला फार्मूला, बस रेशियो निकालना है, फिर सिंपल। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं हम, ये सब 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 29, हाँ 29 कर रहे हैं। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 4j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। A charged particle is shifted from the origin to the point p x equals to 1 y equals to 1 along a straight path, ध्यान दो along a straight path, तो origin से 1,1 तक जा रहा है along a straight path, मतलब ये स्ट्रेट लाइन इसके along जा रहा है 0 0 से। The magnitude of total work done, total work done का magnitude बताना है, ठीक है। तो कोई मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पार्टिकल जो मूव करता है, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स लगता है, फोर्स F इक्वल्स टू क्यू वी बी, तो ये जो F जो होता है ये हमेशा उसकी वेलोसिटी की क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, उसकी वेलोसिटी के हमेशा परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। वेलोसिटी इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर लग रहा होगा, F हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होता है, डिस्प्लेसमेंट d ले लो तो वर्क डन 0 हो गया, FD cos थीटा, थीटा का वैल्यू 90, cos 90 0, तो वर्क डन बाय, ध्यान से सुनना, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी चार्ज मूव कर रहा है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड कोई वर्क नहीं करता,
क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी स्पीड चेंज नहीं होती। मैं पहले बता चुका हूँ, स्पीड चेंज नहीं होती, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होती है। स्पीड चेंज नहीं हो रही तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होती। तो जब चार्ज पार्टिकल खाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, और काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी तो वर्क डन जीरो होगा, क्योंकि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के इक्वल होता है, और चेंज नहीं हो रही तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वर्क डन किसकी वजह से होगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। फोर्स कितना लगता है? Q इंटू ई 2y कैप प्लस 3j कैप। डिस्प्लेसमेंट कैसे होगा इस लाइन के अलोंग? तो इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r वेक्टर लिख सकते हैं, या d वेक्टर जो भी लिखना चाहो, तो सिंपल i कैप प्लस j कैप आ जाएगा। ये कांस्टेंट है, ठीक है। फोर्स कांस्टेंट तो डायरेक्टली वेक्टर लिख सकते हैं क्या? डॉट r डॉट प्रोडक्ट कर दो 2 सॉरी q i 2 j 3 5 q आ जाएगा वर्क डन। ये सिंपल सा है। 29 5 q लिखना इसमें भूल चुके हैं, यहाँ पर q मिसिंग है, तो q आएगा आंसर के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग 29 का आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है इसमें, जो मेरे पास है उसमें, शायद तुम्हारे पास भी हो सकती है इस टाइप की। प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से ये आंसर नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एक स्टूडेंट ने पूछा भी था मेरे से ये क्वेश्चन, तो इसको सिंपल हम वेक्टर प्रोडक्ट से वैसे कर सकते हैं, डायरेक्शन का ध्यान रखते हुए। नहीं, वेक्टर प्रोडक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल ही रहेगा ऐसे। इसमें क्या है, द रीजन बिटवीन y equals to 0 and y equals to g contains a magnetic field b vector equals to b j vector, मतलब b k k, मतलब k k समझेंगे, जहां j ऐसे लिखा होता है, मतलब इसका मतलब k k z डायरेक्शन, ठीक। A particle of mass m and charge q enters the region with velocity v I के, उसकी वेलोसिटी है, और उसकी रीजन b की वैल्यू दी है विड्थ mv अपॉन 2qb। एक्सेलरेशन बताया है उसका जब वो बाहर निकलेगा। तो एक बार डायग्राम देख लेते हैं उसका। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। ये y इक्वल्स टू 0 से लेके y इक्वल्स टू d तक फील्ड है। z एक्सिस मतलब बाहर की तरफ ऐसे, ठीक है। अब चार्ज पार्टिकल यहां से एंट्री पॉइंट हमें दिया हुआ है नहीं, वैसे एंट्री पॉइंट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन में पहली मिस्टेक है, जो एंट्री पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो एंट्री पॉइंट नहीं दिया हुआ है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं कि वो यहां से एंटर कर रहा है, इस जगह से v i के v वेलोसिटी से यहां से एंटर कर रहा है, ठीक है, इस वाले पॉइंट से। अब एंटर करेगा यहां से, तो देखो फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, चार्ज पार्टिकल जा रहा है लेफ्ट हैंड, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा। फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन लेके नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, और इसकी जो विड्थ है वो d का वैल्यू ध्यान से देखना, mv अपॉन 2qb है, और mv अपॉन qb रेडियस होता है, मतलब रेडियस का हाफ है d का वैल्यू, और d रेडियस से कम है, तो ये क्या होगा, बाहर निकल जाएगा इससे कुछ इस तरह से, यहां पर इस डायरेक्शन से बाहर निकल जाएगा इससे, ठीक है। यहाँ पे इसका सेंटर होगा, ये d है जो r/2 के इक्वल, तो इस जगह पे सेंटर ले लेते हैं, सेंटर होगा यहाँ पर। यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर कितना, F इक्वल्स टू q v b, किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ लगेगा फोर्स, और जिधर फोर्स होगा उधर एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका q v b अपॉन m, बस में डायरेक्शन भी बतानी है। तो डायरेक्शन तो बता सकते हैं, देखो ये क्या है, ये रेडियस है r, ये d है तो ये भी d होगा क्योंकि r/2 है, ठीक है, मतलब r/2 ही लिख लेते हैं इसको, ये r/2 ये r, तो ये वाला एंगल बता सकते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री, ठीक है, साइन r/2 अपॉन r। तो ये 30 डिग्री है, तो देखो इस फोर्स के कंपोनेंट निकाल सकते हैं, इधर और इधर। कैसे? देखो इधर जो कंपोनेंट आएगा
उसके साथ क्या आएगा साइन 30 डिग्री, ठीक है, कितना हो जाएगा 1/2 जे के वाला डायरेक्शन माइनस जे के साइन 30, तो ये जे के बाई 2 ये वाली डायरेक्शन को बोल देंगे। और ये एक्स एक्सिस के अलोंग आएगी cos 30 हो जाएगी माइनस √3/2 आई के, cos 30 √3/2 और नेगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो डायरेक्शन हो रहा है जे के साथ ये वाली डायरेक्शन और आई के साथ ये वाली डायरेक्शन, तो ये लिखते हैं माइनस √3/2 आई के माइनस j/2, तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन एक्सेलरेशन का, तो ये ऐसा क्वेश्चन है हमारा। और इसमें देखें ऑप्शन में एक भी नहीं दिया हुआ ऐसा ऑप्शन हमें, तो ये जो क्वेश्चन होगा ये बोनस है वाला क्वेश्चन, मतलब बोनस था एक तरह से, मिस्टेक भी थी क्वेश्चन में, साथ में ऑप्शन भी नहीं थे, सही। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। ध्यान रखना क्या किया हमने, देखा यहाँ पर जो विड्थ है वो रेडियस की हाफ है, तो ये 30 डिग्री एंगल बनाएगा, जब यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये 30 डिग्री एंगल होगा हमारा बाय एक्सिस के साथ, ये 30 डिग्री एंगल होगा ये वाला, ठीक है, ये 60 तो यहाँ पे 30 हो जाएगा ये वाला एंगल, और ये एंगल हमारा 30 डिग्री होगा, तो ये फोर्स के कंपोनेंट बनेंगे एक इधर और एक इस तरफ, ठीक, और उसको फिर हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर ठीक है 27 तो खुद कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड, तो पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करते हो तो वहाँ स्पीड निकाल सकते हो √2 qv/m, और फिर से तुम इसमें पूछा है हमसे रेडियस mv/qv से निकाल देना, ठीक है। हम 26 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। An insulating thin rod of length L दी हुई है, उसकी लीनियर डेंसिटी पोजीशन से चेंज हो रही है और रोटेट कर रहे हैं इसको अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू होरिजन, ठीक है, x = 0 परपेंडिकुलर टू रोड, और जो रोड के परपेंडिकुलर है मतलब इस तरह से ले लेते हैं इसको, ये रोड ऐसे रखी हुई है हमारी, एक एंड यहाँ x = 0 पर है, दूसरा वाला x = L पर, इसको इस एंड के बाद ऐसे घुमा रहे हैं रोड को, ठीक है, और इस पे चार्ज डेंसिटी दी हुई है हमें ρ = ρ0x/L, और इसकी वजह से पूछा है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, ठीक है। तो अब ऐसा तो मैग्नेटिक मोमेंट हमें निकालना आता नहीं, हमें तो आता है क्या, ऐसा करंट फ्लो रही है, आई करंट, इसकी रेडियस है कुछ भी आर ले लेते हैं, तो करंट फ्लो रही है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है NIA, नंबर ऑफ टर्न्स ए के, तो n का वैल्यू ये, और इसका एरिया πr², ऐसे हम सिंपल मैग्नेटिक मोमेंट बता सकते हैं करंट अगर फ्लो रही, तो करंट तो है नहीं यहाँ पर हम करंट बना सकते हैं अगर मुझे यहाँ पर मान लो मेरे पास चार्ज है, चार्ज रोटेट हो रहा है, तो चार्ज रोटेट होता है तो उसकी वजह से भी करंट होती है, क्या होती है I = Q/T, और 1/t को हम Q × F फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, तो चार्ज अगर F फ्रीक्वेंसी से घूम रहा है तब भी हम निकाल सकते हैं, पर यहाँ चार्ज नहीं आता, रोड है फिर, तो हम क्या करेंगे, हम इसको ऐसा कंसीडर कर सकते हैं बहुत सारे छोटे छोटे चार्जेस से लेकर पूरी रोड बनी हुई है, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट ले रहा हूँ dx, इस पे चार्ज बता सकते हैं, x डिस्टेंस पर डेंसिटी है तो चार्ज हो जाएगा ρdx, तो dq का वैल्यू आ जाएगा ρ0x/L dx, तो चार्ज है इसके ऊपर, तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब ये चार्ज जो है घूम रहा है, कितने रेडियस में घूमेगा, x रेडियस में, ये x रेडियस में घूम रहा है, तो चार्ज x रेडियस में रोटेट हो रहा है तो क्या बनाएगा, करंट बनाएगा, करंट की वैल्यू में लिखना तो लिख सकते हैं di = dq/t, और 1/t को इसकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है रोड की हमें कितनी m, तो dq × n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास dq का वैल्यू ρ0x/L dx × n, तो ये आ गया करंट आ गया, मोमेंट बता देंगे मैग्नेटिक मोमेंट, dm = करंट इनटू एरिया,
करंट का वैल्यू रो नॉट एक्स बाई एल, एन को भी आगे लिख लेते हैं dx, और एरिया इस चार्ज जिसमें रोटेट कर रहा है उसका एरिया देखते हैं, रेडियस इसकी x, एरिया क्या रहेगा पाई एक्स स्क्वायर। तो देखो ये बन गया हमारा, मैं ऊपर लिखता हूँ इसको रफ करके, तो ये मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, इतना सा पार्ट अगर रोटेट कर रहा है तो एन रो नॉट एक्स पाई के ले लेते हैं, पाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बाई एल dx। ठीक है, अब ये तो इसकी वजह से हो गया, पूरे की वजह से क्या होगा, तो पूरे की वजह से निकालने के लिए सबकी डायरेक्शन सेम होगी, तो कैसे रोटेट कर रहे हैं तो सबकी वजह से डायरेक्शन इस तरफ आएगी। ठीक है, ऐड हो जाएगा, ऐड होता होगा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, पाई एन रो नॉट एक्स क्यूब बाय एल dx, कहां से कहां तक, 0 से l, पूरी लेंथ कवर करेंगे, तो पाई एन रो नॉट अपॉन एल, एक्स की पावर क्यूब हो जाएगा x टू द पावर 4 अपॉन 4, और लिमिट पुट करेंगे तो n टू द पावर 4 अपॉन 4, तो ये n पाई रो नॉट एल क्यूब बाय 4, ऐसा कुछ हमारा आंसर इसमें आएगा। ठीक है, तो पाई बाय 4 n रो एल क्यूब, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट 26 में, फर्स्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से इसमें सोच के कर सकते हैं इस क्वेश्चन को भी। और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 अगर देखें हम, क्वेश्चन नंबर 25, a particle having the same charge as an electron, मतलब इलेक्ट्रॉन के इक्वल चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज पता है हमें, रेडियस में दी हुई सर्कल की उसकी, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 100 वोल्ट पर मीटर इज स्विच्ड ऑन मेक्स इट मूव इन अ स्ट्रेट पाथ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऑन कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ले आते हैं तो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड ठीक और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें अगर स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, तो ये कंडीशन लिखी थी हमने, वेलोसिटी सेलेक्टर पढ़ा था, तो वेलोसिटी E बाई बी अगर होगी तो फिर वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर भी होनी चाहिए यहाँ पर, यहाँ से हम इसकी वैल्यू बता देंगे, ये दिया हुआ है हमें, तो वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड, यहाँ से मुझे वेलोसिटी मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल गई, रेडियस दी हुई है, ठीक है, चार्ज दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है मास, तो सिंपल सा फॉर्मूला है पास, r इक्वल्स टू mv अपॉन qb, m इक्वल्स टू qb r अपॉन b, q 1.6 10 raised to power minus 31 is 0.5, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, डिवाइड बाय वेलोसिटी 200, सॉल्व कर लो, अच्छा 19 आएगा, माइनस 1 कर दिया, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये 0.5 0.5, ये 1/4 हो जाएगा, ठीक है, इसको कैंसिल करेंगे 0.4, यहाँ से मैं 2 ले रहा हूँ, ये 10 टू द पावर ऊपर जाएगा -2 हो जाएगा, -2 पहले से, -4 -19 -23, ठीक है, ये आ जाएगा 2 × 10 raised to power -24 kg मास की वैल्यू। तो देखें तो ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है हमें, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है 25 में, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 भी देख लेते हैं। क्या है, वन ऑफ द टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स ऑफ लेंथ L इज बेंट, दोनों की लेंथ सेम है, L लेंथ है, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर लूप एंड अदर
वन इनटू अ सर्कुलर कॉइल, एक से कॉइल बना रहे हैं, एक से लूप बना रहे हैं। लूप और कॉइल में क्या डिफरेंस होता है? लूप को सिंपल एक ही बार होता है, एक ही टर्न होता है लूप के अंदर, और कॉइल के अंदर एक से ज्यादा टर्न होते हैं, उसको कॉइल बोल देते हैं। तो कॉइल जो बना रहे हैं उसमें एन आइडेंटिकल टर्न्स है और दोनों में सेम करंट पास कर रहे हैं। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, लूप का और सेंटर का रेशियो बताना है हमें, क्या आएगा? ठीक है, तो कर लेते हैं सॉल्व। तो लूप है, इसकी रेडियस आर ले लेते हैं, आर एल, करंट आई फ्लो हो रही है इसके अंदर, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर एल, और ये जो इसकी पूरी लेंथ है वो एल है, मतलब आर एल और एल में रिलेशन क्या होगी? तो 2 पाई आर एल इक्वल्स टू एल, एल लेंथ है तो आर एल की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई रख देंगे यहाँ पर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 और ये जगह एल अपॉन 2 पाई पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब दूसरा हमारा कॉइल, तो कॉइल बनाएंगे ज्यादा टर्न्स तो छोटी बनेगी, ज्यादा छोटी होगी, इतनी रहता है। इसकी रेडियस कॉइल की इतनी, नंबर ऑफ टर्न्स n, ठीक है, करंट वही फ्लो रही है I, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल के म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। अब देखो इसकी भी लेंथ टोटल वायर की एल ही है, एक टर्न होगा उसकी लेंथ होगी 2 पाई आर सी, एन टर्न्स की लेंथ इतनी, और एक इसके इक्वल होगा एल के इक्वल, तो यहाँ से मुझे आर सी इक्वल टू क्या मिलेगा? एल अपॉन एन 2 पाई, ये रख देंगे यहाँ पर, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर सी वैल्यू एल, एन अपॉन 2 पाई, ऊपर हो जाएगा एन 2 पाई, एन एन स्क्वायर हो जाएगा ये। अब देखो इसमें इसका अगर मैं रेशियो लेता हूँ बी एल अपॉन बी सी एल करता हूँ, तो सारी वैल्यू सेम है, बस यहाँ पर एक्स्ट्रा एन स्क्वायर है, तो ये 1 अपॉन एन स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसके अंदर। और ऐसा ऑप्शन हमें दिया हुआ है 1 अपॉन एन स्क्वायर वाला, बी एल अपॉन बी सी का 24 में थर्ड, और ऐसा ही सही 24 में सेकंड। एक मिनट, ठीक है, इसमें जो ऑप्शन है वो थर्ड ही आएगा, क्योंकि हमें लूप अपॉन कॉइल निकालना है, तो कॉइल में हमेशा मैग्नेटिक फील्ड आता होता है, तो एन स्क्वायर नहीं आ सकता, 1 अपॉन एन स्क्वायर ही आएगा, तो 24 में करेक्ट कर लेना, ऑप्शन थर्ड वाला आंसर आएगा इसमें 24 में ना, उसमें आई थिंक सेकंड दिया हुआ जो मेरे पास है उसमें। फिर देखो और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, बाकी के जो हमने छोड़ दिए हैं इनको तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, ट्राई करना है, नहीं आया तो डाउट पूछ सकते हो तुम। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। अब वायर कैरिंग करंट टाइप वायर है, करंट टाइप फ्लो कर रही है, उसमें पी और क्यू के बीच में उसको फिक्स बांध दिया है वायर को, वायर नहीं हिलेगा वहां से। इन द शेप ऑफ सर्किट सर्कुलर आर्क, शेप ऑफ सर्कुलर आर्क ऑफ रेडियस आर, ड्यू टू यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड है वहां पर, बी है, perpendicular to the wire subtend an angle 2 theta at the center of the circle, then the tension in the wire के अंदर टेंशन बतानी है, ठीक है, तो ये हमारा वायर है, पी और क्यू के बीच में बंधा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, करंट फ्लो रही है ऐसे, मान लो हाई करंट फ्लो रही है, ठीक है, एंगल थीटा 0 है, इधर भी थीटा 0 होगा, टोटल 2 थीटा,
टेंशन निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट ले रहा हूँ डीएल लेंथ का, ठीक है। यहाँ पे बड़ा बना दिया, बहुत छोटा होगा, और ये सेंटर पे ऐसे टोटल डी थीटा एंगल बना रहा है। हाँ, इसकी रेडियस है यहाँ से थीटा से डी थीटा एंगल ले लिया हमने डीएल। इसमें मैं फोर्स बता सकता हूँ कितना होगा। इधर करंट फ्लो रही है ऐसे, तो इसमें भी करंट फ्लो ही होगी ऐसे। डीएल के अंदर फोर्स कितना लग रहा होगा, F इक्वल्स टू ये DF इक्वल्स टू I लेंथ इनटू B, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड प्लेन की, तो sin थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी। और डायरेक्शन जो होती है वो DL के परपेंडिकुलर रहेगी, मतलब इस तरफ फोर्स लग रहा होगा ऐसे, ठीक है। ये फोर्स की वैल्यू रहेगी। और देखो डीएल को मैं क्या लिखता हूँ, ये रेडियस है इसकी r, ये एंगल थीटा, तो r इक्वल्स टू एंगल इनटू रेडियस, तो इसको मैं लिखता हूँ I r d थीटा इनटू b। इतना फोर्स लग रहा है इस पोर्शन पे, इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे देखते हैं हम इसमें टेंशन बताएंगे, तो टेंशन जो होती है वो ऐसे इसकी लेंथ के अलाउंग लगती है। अब मैं जो इतना सा पोर्शन है इसी को डिस्कस करूंगा, इतने से पोर्शन को डीएल लेंथ को, उस डीएल लेंथ को डीवी जो वाला पोर्शन है इस पे ध्यान देना है बस तुम्हें। इसको मैं अलग से बना रहा हूँ और उसको ऐसे बना रहा हूँ, थोड़ा सीधा कर देता हूँ मैं समझने के लिए, और थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, जूम कर देते हैं इसके ऊपर है ना। तो जूम करना था तो मैं जूम कर दिया हमने, ये पूरा एंगल डी थीटा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसे बनाऊंगा, तो ये जो होगा ये वाला एंगल ये डी थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो टेंशन जो लगती है वो टेंशन ऐसे टेंजेंशियली होती है हमेशा अलोंग द वायर, अलोंग द स्ट्रेट लेंथ के अलोंग। इधर ऐसे टेंशन लग रही होगी टी, पूरे के अंदर सेम टेंशन होगी, उसी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब ये है छोटा सा, तो यहां से मैं टेंशन की अगर डायरेक्शन देखूं तो ये इस तरह से इसके दो कंपोनेंट बना सकते हैं टेंशन के। बहुत छोटा है, बड़ा बनाएंगे तो ऐसा दिखेगा। तो ये डी थीटा बाई 2 एंगल है, देखो ध्यान से देखना, ये डी थीटा बाई एंगल होगा, ये इसकी टी की डायरेक्शन जा रही है इधर, तो ये हो जाएगा 90 माइनस डी थीटा बाई 2, ये वाला एंगल है ना, ये टी के साथ जो बन रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये 90 माइनस डी थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा डी थीटा बाई 2। तो ये डी थीटा बाई 2 होता है, तो ये भी डी थीटा बाई 2 होता है। दो कंपोनेंट बनेंगे टी का, एक तो इधर आएगा टी कॉस डी थीटा बाई 2 और इधर आएगा टी साइन डी थीटा बाई 2। ऐसे सेम इधर भी होगा, इधर भी दो कंपोनेंट बनेंगे, कोई डी थीटा बाई 2 एंगल होगा ये भी, क्योंकि ये वाला भी डी थीटा बाई 2 है। इधर टी कॉस डी थीटा बाई 2 आएगा, इधर फिर टी साइन डी थीटा बाई 2। ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन वाले, और ये वाले क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, टी साइन थीटा बाई 2 टी साइन थीटा बाई 2। टोटल सेंटर की तरफ यहाँ पर जो फोर्स लगना होगा वो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2, ठीक है। और एंगल जो है बहुत स्मॉल है, जब एंगल बहुत स्मॉल होता है तो साइन थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा के इक्वल। तो साइन डी थीटा बाई 2 किसके इक्वल लिख देंगे हम, डी थीटा बाई 2 के इक्वल, वो 2 कैंसिल, तो ये t इंटू डी थीटा बन जाएगा, जो इस तरफ इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक, ये ऐसे इस तरफ। और ध्यान से देखना, जो फोर्स जो लग रहा है वो हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ डीएफ, तो डीएफ लग रहा है ऊपर और टेंशन नीचे, ठीक है। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे की मूव तो कर नहीं रहा, तो डीएफ का वैल्यू किसके इक्वल होगा, टी इंटू डी थीटा के, तो यहाँ टी इंटू डी थीटा लिख देंगे हम, इक्वल्स टू आई इंटू आर डी थीटा बी, डी थीटा डी थीटा कैंसिल, टेंशन हो जाएगा आई आर बी। तो जो वायर होगा इस वायर के अंदर टेंशन आई आर बी इस तरह से हम फाइंड कर लेंगे। चाहे सर्कुलर आर्क होता या फिर एक पूरा वायर होता है इस तरह से, जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, करंट फ्लो हो रही है, तो टेंशन की वैल्यू, ठीक है। तो टेंशन की वैल्यू जो आएगी वो टेंशन आई आर बी ही होगी, अच्छा, चाहे इतना सा पोर्शन हो, आधा हो या पूरा हो, इसके अंदर टेंशन आई आर बी, तुम चाहो तो इसको डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो कि टेंशन जो कि आई आर बी होती है, छोटे से के लिए, आधे के लिए, बड़े के लिए, कितना भी सर्कुलर आर्क बन रहा हो टेंशन इतना ही आएगा। तो देखिए जे एडवांस के क्वेश्चंस करते हैं कुछ। तो ये जो क्वेश्चन है ये 2018 का क्वेश्चन है,
इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, तो पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन को। ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ ध्यान से, तुम इसको सुन लेना 2-3 बार, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लिखने में बहुत टाइम लगेगा। मैं रीड कर देता हूँ। अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज 50 टर्न्स, द टर्न्स इन गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है 50, एंड ईच टर्न हैज एन एरिया, सबका एरिया सेम है, एरिया दिया हुआ है 2 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेट इनसाइड द गैल्वेनोमीटर, तो जो मैग्नेट्स लगी होती है गैल्वेनोमीटर हम पढ़ चुके हैं, इतना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही है। द टॉर्सनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन वायर, वायर सस्पेंड करते हैं उसका टॉर्सनल कांस्टेंट दिया हुआ है, मतलब k का वैल्यू ये भी पढ़ा था हमने, 10⁻⁴ न्यूटन मीटर पर रेडियन। फिर इसमें व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द गैल्वेनोमीटर, जो करंट फ्लो कर रहे हैं उसके गैल्वेनोमीटर के अंदर, अ फुल स्केल डिफ्लेक्शन अकर्स, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन आता है, मतलब जो करंट है वो Ig है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट फ्लो हुई, और जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है हमारा phi = 0.2 रेडियन। ठीक है, तो जो डिफ्लेक्शन वाला वो भी दिया हुआ है हमें। फिर इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर कॉइल का रेजिस्टेंस दिया हुआ है Rg का वैल्यू 50 ओम। दिस गैल्वेनोमीटर इज टू बी कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर कैपेबल ऑफ मेजरिंग द करंट इन द रेंज, तो उसकी रेंज दी हुई है हमें, एमीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर भी लिख देते हैं, 0 से लेके 1.0 एम्पियर। For this purpose, a shunt resistance is to be added in parallel to गैल्वेनोमीटर, the value of shunt बताना है कितना होगा, तो शंट की वैल्यू निकालनी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ये सब वैल्यूज गिवन है, शंट निकालना है। तो शंट वाला फॉर्मूला क्या होता है हमारा, S = Ig/I - Ig × Rg। तो I है मेरे पास, I जो होता है रेंज, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है ये होता है I, Rg है मेरे पास 50, मुझे Ig को चाहिए, Ig यहां से निकलेगा, देखो जब ये आता है हमारे पास, गैल्वेनोमीटर जो पढ़ा था, तो जो डिफ्लेक्टिव टॉर्क होता है NiAb, और जो रिस्टोरिंग टॉर्क होता है K∅। तो ये जो करंट हो रही है वो Ig है, K∅/NAb, तो यहाँ से K का वैल्यू कितना है 10⁻⁴, ये 0.2, नंबर ऑफ टर्न्स 50, एरिया 2 × 10⁻⁴, और B 0.02। अभी तो सॉल्व करेंगे, -4 कैंसिल, ये से 10 टाइम्स कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 1/10, 0.1 एम्पियर। बस सॉल्व कर लो, ये 0.1, ये 1 था, ये 0.1, और ये था 50, फिर 0.1/0.9, 50/9, 50/9 कितना हो जाएगा 5.55। ठीक है, तो ये उसमें लगाना था हमें न्यूमेरिकल अप्रोच वाले में, तो ये हमारा 5.5 है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, ये 2018 का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है 2018 में, उसको भी देख लेते हैं। ये तो सिंपल था, हमें फॉर्मूला पता था इसलिए हमने फटाफट कर दिया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी मैं रीड कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। इन द xy प्लेन की बात कर रही है, द रीजन y > 0 हैज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B1 k कैप, मतलब ये इधर xy प्लेन बना देता हूं मैं, ये x ये y, y > 0, मतलब ऊपर की तरफ y > 0 होता है, नीचे की तरफ y <0 होता है। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो B1 k कैप है इसके ऊपर, and in the region y <0 has another uniform magnetic field B2 k कैप। तो इस लाइन के नीचे, इस वाली लाइन के नीचे मैग्नेटिक फील्ड B2 के कैप, यहाँ अलग है ऊपर और इसके नीचे अलग है। अब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहा है अलोंग द पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग यहाँ से ऐसे प्रोजेक्ट किया है, कितना स्पीड से पाई मीटर पर सेकंड, पाई स्पीड दिया है वैसे, पाई मीटर पर सेकंड से t = 0 टाइम पर।
नेगलेक्ट ग्रेविटी नहीं लेनी है इसमें हमें, और उसमें दिया लेट t इक्वल्स टू कैपिटल T बी द टाइम when the particle crosses the x axis, मतलब पार्टिकल जो है इस टाइम पर जीरो से यहाँ स्टार्ट करता है, t इक्वल्स जीरो से, और इस टाइम पर पार्टिकल x एक्सिस को क्रॉस करेगा फ्रॉम बिलो, मतलब नीचे से, तो यहाँ से कहीं घूमता हुआ आएगा फिर नीचे से क्रॉस करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम इतने टाइम पर, ठीक है। और B2 और B1 में रिलेशन दिया हुआ है हमें, B2 इक्वल्स टू 4B1। इसमें होता है ना द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकंड अलोंग एक्स एक्सिस, तो v एवरेज बताना है हमें अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलोंग v की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग हमें इसका डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, कि एवरेज स्पीड पूछी है हमसे, एवरेज स्पीड, एक्स एक्सिस के अलोंग कितना डिस्टेंस चला ये और टाइम t। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड d के गए मतलब बाहर की तरफ फोर्स लगेगा, सॉरी बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, ऊपर जा रहा है तो फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी, मतलब इसमें इस पे इस तरफ फोर्स लगेगा, इस तरफ फोर्स लगेगा तो इसकी मोशन जो होगी वैसे होगी, और यहाँ से फिर ये नीचे जाएगा, जैसे नीचे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, पर डायरेक्शन अभी भी बाहर की तरफ ही है, ठीक है, तो बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है नीचे तो फोर्स इधर लगेगा, ये ऐसे टर्न लगेगा, पर दोनों के मैग्नीट्यूड अलग अलग है, तो इसमें जो रेडियस आएगी इसकी r1, ठीक है, उस r1 का वैल्यू होगा mv/q b1, b का वैल्यू है पाई, और नीचे वाले में जो रेडियस आएगी वो आएगी mv/q b2, और b2 इक्वल्स टू क्या है 4b1 है, मतलब r2 जो है वो r1 की 4 टाइम्स, मतलब 1/4 टाइम्स, मतलब रेडियस बहुत छोटी है b2 की 1/4 थी, तो यहाँ पर जब वो मूव कर रहा होगा तो वो ऐसे करके इसके अंदर ऐसे मूव करेगा, ये r2, ठीक है। अब ये नीचे से, अब ये पहले टाइम क्रॉस कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जब घूमा तो इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है मुझे t, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला सिंपल है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, डिस्टेंस हमें सिर्फ x एक्सिस के अलोंग लगेगा, डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग पहले कितना चला, यहाँ से यहाँ पहुंचा कितना चला एक्स एक्सिस के अलोंग 2r1 इधर, तो टोटल डिस्टेंस 2r1, फिर यहाँ से यहाँ हो गया है तो वापस कितना चला 2r2, तो 2r1 प्लस 2r2, r2 की वैल्यू r1/4, क्या हो जाएगा ये 1/2, तो 2 प्लस हाफ 5/2 r1, ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस, r1 की वैल्यू mv/q b1, तो ये तो डिस्टेंस हो गई। अब टाइम और निकाल लेते हैं, तो टाइम की अगर बात करता हूं मैं, तो पूरा अगर राउंड कंप्लीट करना है तो उसको टाइम पीरियड बोलते हैं, और टाइम पीरियड होता है 2πm/qb, पूरे एक चक्कर का, और यहाँ आधे चक्कर लग रहा है यहाँ से यहाँ तक, तो जो पहले वाले रीजन में टाइम होगा वो πm/qb1 होगा, और दूसरे वाले रीजन में जो टाइम लगेगा वो πm/qb2 होगा, क्योंकि आधा आधा सर्कल बना रहा है, यहाँ भी आधा यहाँ भी आधा। अब b1 b2 में फिर रिलेशन है क्या, ये πm/q 4b1 लिख देंगे वापस, तो ये t2 जो होगा ये क्या हो जाएगा फिर t1/4, तो यहाँ पे जो टाइम आएगा t1 प्लस t1/4 टोटल टाइम, तो t के इक्वल कितना हो जाएगा 5/4 t1, t1 का वैल्यू πm/qb1, तो डिस्टेंस ये टाइम डिवाइड कर दो तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी मेरे पास एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस m/qb1, मैं b की वैल्यू नोट कर रहा हूँ, b की वैल्यू पाई है, ठीक है, अपॉन टाइम टोटल टाइम 5/4 πm/qb1, तो दिख रहा होगा कुछ कैंसिल हो रहा है, 5 कैंसिल 4/2, ये 2 मीटर पर सेकंड आएगा, ये भी इंटीजर टाइप का, इसमें 2 वाला हमारा आंसर है, 2 वाला सिंपल आंसर, ठीक।
तो ये हो गया क्वेश्चन। ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी जेई एडवांस का है, 2018 का ये, ठीक है। फिर मैं इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, ध्यान से सुनना। टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, तो इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लाई इन द एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में लाई करना। तो ये इधर x इधर y, जैसे बनाना था x y बना दिया। अब जो कहां पर है वो है x इक्वल्स टू, कहां पर लाई कर रहे हैं, प्लस माइनस r पर, ठीक है। तो एक x इक्वल्स टू प्लस r पर है, एक x इक्वल्स टू माइनस r पर है। तो एक क्वेश्चन बना देते हैं, x इक्वल्स टू प्लस r, x इक्वल्स टू माइनस r। एक बार ऐसे होगा, एक बार ऐसे होगा, ठीक है। एक में करंट फ्लो रही है जो प्लस आर पर है I1, और जो माइनस आर पर है उसमें I2 करंट फ्लो, जैसा दिया हुआ है हमें क्वेश्चन के अंदर। फिर है अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस r, एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस है r, इज सस्पेंडेड विद इट्स सेंटर एट 0, 0, √3r। तो रेडियस r है और सेंटर यहाँ पर है। देखो ये x का, ये x, ये y और ये z, मतलब उसका सेंटर जो है वो x इक्वल 0, y इक्वल 0 और √3r। तो मतलब सेंटर से z एक्सिस इस तरफ, तो यहाँ से मैं ऐसे √3r डिस्टेंस से चलूंगा, ऐसे सामने की तरफ √3r डिस्टेंस, तो वो ऐसे रखा हुआ है यहाँ पर, और उसकी रेडियस r है, सॉरी सेंटर यहाँ पर है ओरिजिन। यहाँ से मैं ऐसे चलूंगा तो यहाँ पर √3r डिस्टेंस पे यहाँ से r रेडियस का एक होता है। तो ये इससे थोड़ा इस तरफ है, तो मैं अभी यही बना देता हूँ r रेडियस है, ठीक है। और ये आगे की तरफ है, ध्यान से देना, ऐसे आगे की तरफ है। और जो करंट फ्लो रही सामने से अगर देखेंगे इसमें, तो सामने से देखेंगे तो कांस्टेंट करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे फ्लो रही, क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट। अगर मैं वो बात करूं कि जो ओरिजिन होगा, ओरिजिन इसकी एक्सिस पर होगा, ये ऐसे। अगर मैं इसको जेड एक्सिस लूं, ठीक है, इसको जेड एक्सिस लूं, तो ये ओरिजिन यहाँ पर होगा, तो ये डिस्टेंस जो होगी ये √3r होगी। करंट जो होगी वो क्लॉकवाइज फ्लो होगी, तो ऐसे दिया हुआ है हमें। और जो करंट की डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, पॉजिटिव द ग्रेटर देन 0। अगर वो प्लस जे डायरेक्शन में होगी, मतलब ऊपर की तरफ होगी, तो पॉजिटिव होगी करंट, ग्रेटर देन 0 होगी, और नीचे की तरफ होगी तो लेस देन 0, नेगेटिव लेंगे। अब कौन सा स्टेटमेंट हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, ऐसे स्टेटमेंट दिए हैं इसके अंदर अलग अलग। तो स्टेटमेंट मैं बता देता हूँ इसमें क्या क्या दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है इसमें, इफ I1 इक्वल्स टू I2 दोनों सेम है, देन जो मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, B वेक्टर जो है, कैन नॉट बी इक्वल टू 0 एट दी ओरिजिन। ओरिजिन 0,0,0 पर मैग्नेटिक फील्ड तो 0 नहीं हो सकता अगर I1 I2 दोनों इक्वल है तो। अब देखो बात करते हैं डायरेक्शन की। तो इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे। तो जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे आ रहा होगा ये एक्सिस के अलोंग जो आएगा, तो एक्सिस के अलोंग -a के डायरेक्शन में आएगा, इसकी वजह से जो आएगा। और उसकी वैल्यू अगर मैं बोलना चाहूँ तो वैल्यू बोल सकते हैं कि μ0 I/2, ठीक है। और जो इसकी डिस्टेंस होगी एक्सिस के अलोंग, तो उसकी वैल्यू, चलो डायरेक्शन की बात करें तो खाली डायरेक्शन जो होगी वो वैसे फॉर्मूला ये होता है हमारा μ0 Ni a², a मतलब रेडियस जो भी होगी इसकी, और 2r² + x² का 3/2, x की वैल्यू √3r/2 लिख देंगे हम, सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा, ठीक है। पर डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन जो होगी वो ऐसे अंदर की तरफ होगी, -a के डायरेक्शन में। किसकी वजह से, कॉइल की वजह से। इसमें अगर देखें तो इसमें जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी, अंदर की तरफ,
और इसकी वजह से क्या होगी बाहर की तरफ, तो दोनों की वजह से जो डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी। तो इसकी वजह से करंट की डायरेक्शन अपोजिट, दोनों की डिस्टेंस सेंटर से सेम है, मतलब ओरिजिन से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर, तो मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। अगर करंट सेम है तो करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे और इन दोनों की वजह से डायरेक्शन आएगी वो अपोजिट आएगी। ये क्या करेगा, इसके इफेक्ट को कैंसिल कर देगा। तो इसकी वजह से फील्ड कैंसिल हो गया, बचा सिर्फ ये, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड आएगा वहां पर, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फिर वो जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये मतलब ये वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो सकता है हमारा। तो इसमें आ जाएगा देन इट कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो एट द ओरिजिन, मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा हो सकता है। ठीक है, फिर दूसरा है सेकंड, इफ I1 ग्रेटर देन जीरो, I1 ग्रेटर देन जीरो मतलब इसी डायरेक्शन में करंट जा रही है ऊपर की तरफ, एंड I2 लेस देन जीरो मतलब I2 जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। देन जो B है, ये वेक्टर कैन बी इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन, ओरिजिन पर जो फील्ड होगा वो जीरो होना चाहिए। फिर चेक करते हैं, इसकी वजह से बाहर की तरफ देखो, ये फिंगर करके बाहर की तरफ, इसकी वजह से भी बाहर की तरफ, तो इन दोनों की वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ, इन दोनों की वजह से बाहर की तरफ और इसकी वजह से अंदर की तरफ। देखो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन मिल रही है मुझे, इन दोनों की वजह से बाहर की तरफ मिल रहा है और इसकी वजह से अंदर की तरफ मिल रहा है। तो वो हो सकता है हमसे इनके मैग्नीट्यूड्स और इसको रिलेट नहीं किया है। ठीक है, अगर एग्जैक्ट वैल्यू देते हैं तो दोनों की वैल्यूज फाइंड करके हम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ I1 I2 और I के मैग्नीट्यूड में कोई रिलेशन दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन में बोला है कैन बी इक्वल टू जीरो, हो सकता है कैसा, हाँ जरूर हो सकता है, जीरो हो सकता है। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन हमें अपोजिट मिल रही है, इसकी वजह से अंदर की तरफ और इन दोनों की वजह से बाहर की तरफ। तो जो अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, तो अपोजिट केस में जीरो हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड वाला ऑप्शन की। चार ऑप्शन इसके अंदर, तो फर्स्ट और सेकंड तो सही है। ठीक है, थर्ड को भी चेक कर लेते हैं। अब थर्ड वाला है जो है सी, इफ इसमें दिया हुआ है I1 लेस देन जीरो, I2 ग्रेटर देन जीरो, मतलब I1 लेस देन जीरो मतलब नीचे जा रहा है I1, I2 ग्रेटर देन जीरो I2 ऊपर जा रहा है, फिर अपोजिट हो गया डायरेक्शन। देन जो मैग्नेटिक फील्ड है B कैन बी इक्वल टू जीरो एट ओरिजिन, ओरिजिन पे फील्ड जीरो हो सकता है क्या, तो देखो इसकी वजह से अंदर की तरफ, इसकी वजह से भी अंदर की तरफ और इसकी वजह से भी अंदर की तरफ, तीनों सेम डायरेक्शन में अपोजिट मिल नहीं रहा, कैसे भी तो अपोजिट नहीं मिल रहा, तो ये पॉसिबल नहीं है, मतलब सी वाला आंसर नहीं होगा। अब बात करते हैं डी की, इफ I1 इक्वल्स टू I2, फिर I1 I2 इक्वल दिए हुए हैं तो डायरेक्शन नहीं दी तो सेम डायरेक्शन कंसीडर करेंगे। देन जेड कंपोनेंट of the magnetic field at the center of the loop is minus mu naught I upon 2r. Z component of magnetic field at the center of the loop, तो लूप के सेंटर पे, लूप मतलब ये जो लूप है करंट के लूप, इसका सेंटर ओरिजिन नहीं है, इसका सेंटर है, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था हमने 0,0,√3r। तो यहाँ पर जो फील्ड होगा वो उसका जेड कंपोनेंट, जेड डायरेक्शन फील्ड इतना है, ये हमें चेक करना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ इसको मैं, दोनों में सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है। अभी ऐसे है एक्स वाई प्लेन को मैं हॉरिजॉन्टल कर रहा हूँ, मतलब वाई एक्सिस को अंदर की तरफ घुमा रहा हूँ, तो वाई एक्सिस को अंदर घुमाऊंगा तो देखो जब ये ऐसे अंदर जाएगा तो जेड एक्सिस ऐसे ऊपर आ जाएगी, मतलब लूप जो है मेरा ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो डायग्राम में कुछ ऐसा कर देता हूँ,
चेंज इसको समझने में आसानी रहेगी इससे। जेड एक्सिस ऊपर की तरफ आ गई मेरी, मैंने उसको ऐसे था ऐसे घुमा दिया, एक्स एक्सिस उधर ही है, वाई एक्सिस अंदर की तरफ चलेगी, तो वाई एक्सिस अंदर चलेगी तो ये एक्स इक्वल्स टू प्लस आर, एक्स इक्वल्स टू माइनस आर जो था हमारा। तो इनमें जो करंट जा रही है वो अंदर की तरफ जा रही है, इधर आई वन इधर आई टू, ऐसे मैं करंट बना सकता हूँ। इसका मतलब अंदर की तरफ करंट है, इसका मतलब ये अंदर की तरफ, और लूप जो है यहाँ से √3 r डिस्टेंस पर है, 0,0,√3 मतलब यहाँ पर लूप है ऐसे, और उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन करंट फ्लो रही है ऊपर से देखेंगे तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा माइनस जेड एक्सिस की तरफ, ठीक है। इसमें आई करंट फ्लो है, आई का नीटू दोनों इक्वल है। सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें तो देखो इसमें करंट फ्लो रहा है अंदर की तरफ, तो मैं ऐसे सर्कल बना लो इतनी रेडियस का, क्योंकि यहाँ से इसकी डिस्टेंस इतनी, तो इतनी रेडियस है, इसमें सर्कुलर भाग में करंट जा रही होगी ऐसे, तो इस तरह वजह से मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा सर्कुलर पाथ में होता है स्ट्रेट वायर की वजह से, तो इस डायरेक्शन में आएगा ऐसे V1, ये डिस्टेंस आओ तो निकाल सकते हो, ये √3r ये r है तो ये 2r की इक्वल हो जाएगी, ऐसे ये वाली डिस्टेंस भी होगी वो भी इतनी होगी, पर इसकी वजह से जो फील्ड आएगा वो ऐसे हम बनाएंगे सर्कल, तो करंट ऐसे फ्लो है तो इसकी वजह से नीचे की तरफ आएगा ऐसे, इसको मैं इधर ले लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक। अब ये V1 V2 दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होंगे, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस है करंट सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होंगे। जब कंपोनेंट लूंगा तो V1 का इधर कंपोनेंट आएगा V1, ये मान लो एंगल थीटा है थीटा, V1 cos थीटा, इधर V2 cos थीटा, और एक कंपोनेंट ऊपर आएगा और एक कंपोनेंट नीचे आएगा। तो इन दोनों वायर की वजह से इस सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये वाला तो कैंसिल हो जाएंगे, ये वाले जाएंगे, मतलब पॉजिटिव x डायरेक्शन में मिलेगा, ठीक है। इन दोनों वायर की वजह से जेड डायरेक्शन में इन दोनों वायर की वजह से फील्ड नहीं आ रहा है, तो जेड डायरेक्शन में बचा क्या है, लूप बचा हमारा जिसमें करंट कितनी फ्लो हुई है I, ऐसे करंट फ्लो रही है तो फील्ड नीचे की तरफ आएगा, कितनी करंट फ्लो रही है I, रेडियस कितनी है r, तो फील्ड का फॉर्मूला μ0 आएगा 8/2r, माइनस मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में मिल रहा है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ हमसे जेड कंपोनेंट पूछा है, एक्स कंपोनेंट पूछता तो उसको फाइंड कर लेते, V1 की वैल्यू निकाल लेते, डिस्टेंस हमें पता ही है, एंगल आई जाता क्योंकि ये √3r है ये r है, तो ये एंगल 60 डिग्री है, ठीक है, हो जाता है इसको। तो जेड कंपोनेंट मतलब D वाला भी सही है, तो A सही है, B सही था, C नहीं था, D सही था, तो ये तीन ऑप्शन फिलअप कर लेते हैं और ये हमारा आंसर हो जाता कंप्लीट, ठीक है। अब इसमें अगर हम और क्वेश्चन देखें तो एक 2017 का क्वेश्चन भी है, उसको भी देख सकते हैं। में क्या था क्वेश्चन, 2017 का क्वेश्चन, a uniform magnetic field B exists in the region between x equals to 0 and x equals to 3r/2, तो एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे, ये ओरिजिन, ये पॉइंट P2, ठीक है, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड है, ये रीजन 1 दिया हुआ है हमें, रीजन 2, और ये है इधर रीजन 3। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ रीजन 2 में है, 1 और 3 में नहीं है। फिर और दिया हुआ है हमें ये जो है डिस्टेंस जो है ये 3r/2 के इक्वल है, r कुछ वैल्यू होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी जो विड्थ है 3r/2 है। अब एक पार्टिकल जो है वो y = -r,
तो ये जो डिस्टेंस है y इक्वल्स टू r के इक्वल है, यहाँ से ये एंटर कर रहा है इस तरह से, ठीक है, और उस पे चार्ज है q और यहाँ पे एंटर कर रहा है और मोमेंटम दिया हुआ है, इसका मोमेंटम p दिया हुआ है, p इक्वल्स टू mv। स्पीड दी हुई, सीधा मोमेंटम दिया हुआ है, मास इनटू वेलोसिटी की वैल्यू, इतने मोमेंटम से एंटर कर रहा है वन रीजन 1 से रीजन 2 के अंदर। अब कौन कौन से ऑप्शन इसमें करेक्ट है वो बताने हैं, तो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या क्या ऑप्शन है मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। फॉर b इक्वल्स टू 8/13 p अपॉन QR, ठीक है, द पार्टिकल will enter region 3 through point P2 on x-axis। x-axis पॉइंट P है, वहां पर वो इसमें रीजन 3 में जाना चाहिए, मतलब ऐसे यहां से जाए और यहां से ऐसे बाहर निकल जाए, ठीक है। किसके लिए? b, इतने b के लिए। पहले हम चेक करते हैं, रेडियस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो रेडियस होती है हमारी r इक्वल्स टू होती है mv अपॉन qb, कैपिटल QB, m मतलब मोमेंटम, mv मतलब मोमेंटम, तो ऐसा लिख सकते हैं रेडियस को, ठीक है। b का वैल्यू मेरे पास इतना है, p अपॉन q, b का वैल्यू लिखेंगे 8/13, p अपॉन qr, qr को ऊपर पहुंचा देते हैं, p कैंसिल, q कैंसिल, ये हो जाएगा 13/8r। अब देखो ये है 3r/2 मतलब 1.5r, ओके, ठीक है। ये जो है 3r/2 1.5r है इसकी विड्थ, और जो रेडियस है, ये रेडियस जो है ये विड्थ से ज्यादा है, ये विड्थ है, रेडियस है विड्थ से ज्यादा, और जब रेडियस जो है वो ज्यादा है और विड्थ कम होती है, तो जब विड्थ सफिशिएंट नहीं होती, तो सफिशिएंट नहीं होती तो ये बाहर निकल जाता है। अगर विड्थ सफिशिएंट होती है तो पूरा राउंड कंप्लीट करके ऐसे बाहर निकलता है, रीजन 1 में बाहर निकलता, रीजन 3 में नहीं जाता, बस विड्थ अगर सफिशिएंट होती है, विड्थ सफिशिएंट नहीं है तो वहां से बाहर निकल जाएगा। अब चेक करना है कि P2 से ही बाहर निकलेगा या कहीं और से निकलेगा, तो रेडियस आई हमारी 13r/2, 13r/2, r से ज्यादा होगा तो सेंटर इसको ऊपर की तरफ कहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। ये सेंटर ये ऐसे मिला दिया, ये डिस्टेंस 3r/2, ये हमारा 13r/8, ठीक है। और इस 3r/2 को हम चाहे तो लिख सकते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 8, और ये डिस्टेंस r है हमारी, तो देखो ये भी पूरी रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक पूरी रेडियस है, ठीक है। ये भी 13r/8 है, ये भी 13r/8 है, दोनों 13r/8 है, तो माइनस करेंगे 13r/8 में से r को, तो बचेगा कितना, तो 13r/8 माइनस r, ये हो जाएगा 5/8r, मतलब ये जो वैल्यू होगी मेरे पास ये होगी 5/8r के इक्वल, क्योंकि ये यहाँ से ये सर ये r के मतलब ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये 5r/8 आएगी, ये 13r/8, ये 12r/8, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, बेस दिख रहा है मुझे, ये हाइपोटेनस 13, ये 12 और ये 5, 13 12 5 का बनता है, मतलब ये पॉइंट P से ही एग्जिट होगा और जगह से नहीं होगा। अगर ये नहीं होता, कंप्लीट राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा होता, अलग कुछ अगर आती है वैल्यूज, तो फिर ये यहाँ से एग्जिट नहीं करता, किसी और पॉइंट से एग्जिट करता, P2 से नहीं करता, तो ये सही आ रहा है, मतलब P2 से ही एग्जिट कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब फर्स्ट ऑप्शन ही था अभी तो पहले चेक करना है कि सफिशिएंट विड्थ है या नहीं है, तो सफिशिएंट नहीं है विड्थ तो बाहर निकल जाएगा उस तरफ, सफिशिएंट है इधर आ जाएगा। अब देखते हैं और देखते हैं सेकंड ऑप्शन, फॉर b इक्वल्स ग्रेटर देन 2/3 p अपॉन qr, मतलब b का वैल्यू इतने से ज्यादा है, द पार्टिकल
will re-enter रीजन 1। इतनी वैल्यू पे रीजन 1 में एंटर करेगा या नहीं करेगा? रेडियस होती है हमारी mv/qb, mv के लिए p लिख सकते हैं, यहाँ से p का वैल्यू क्या हो जाएगा? p अपॉन कैपिटल Q ले लेते हैं। अब b का वैल्यू ग्रेटर देन क्या है? 2/3 p/qr। देखिए p/qr कैंसिल, सॉरी p/q कैंसिल, r नहीं होगा, ये स्मॉल r रेडियस है, ये कैपिटल R जो वैल्यू दी हुई है, तो यहाँ से r जो मिलेगा मेरे को वो लेस देन होगा 3/2r। मतलब रेडियस जो है वो विड्थ से कम है, विड्थ मतलब सफिशिएंट विड्थ, तो जब सफिशिएंट विड्थ होती है तो ऐसे पूरा घूमकर इधर से बाहर निकल जाएगा और रीजन 3 में जाएगा ही नहीं, वापस कहाँ एंटर हो जाएगा? रीजन 1 में। तो मतलब ये वाला भी सही है, री एंटर रीजन 1। फिर हमारे पास सी ऑप्शन भी है यहाँ पर, ए और बी को मैं रफ कर देता हूँ, ज्यादा नहीं बची हमारे पास। सी 4 ऑफ फिक्स्ड है, मतलब बी कांस्टेंट है, ये थोड़ा बड़ा है इसलिए मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। फॉर बी सेम चार्ज क्यू सेम वेलोसिटी बी, मतलब क्यू और बी कांस्टेंट है। The distance between point P1 and the point of re-entry into region, मतलब ऐसे घूमकर वापस इधर एंटर कर रहा है 1, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस P1 है, ये वाला पॉइंट P1 से लेके जो री-एंट्री कर रहा है मतलब Q, तो P1 से P3 लेते हैं, चलो P1 से P3 की डिस्टेंस होगी ये वाली d डिस्टेंस, तो d डिस्टेंस ऑब्वियसली ये डायमीटर के इक्वल होगी, r और r पूरा हाफ सर्कल बना के निकलेगा, तो डायमीटर, मतलब डायमीटर जो होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ पार्टिकल। क्या ये होगा? क्या ये सही है? डायमीटर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए, ये सब कांस्टेंट है। तो देखो रेडियस होता है हमारा mv/qb, तो डायमीटर क्या हो जाएगा? b कांस्टेंट, q ये सब कांस्टेंट है, डायमीटर m के प्रोपोर्शनल है ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये गलत हो गया, तो c वाला हमारा गलत हो गया। ऐसे ही फिर d वाला भी देख लेते हैं, एक और ऑप्शन बच रहा है। When the particle re-enters region 1, मतलब जब re-enter कर रहा है region 1 में से घूमकर आ रहा है through the longest possible path, longest possible path का मतलब ये होता है कि ये एकदम इस रीजन की एज से आ रहा हो, तो रीजन की एज से जब आएगा तभी लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ बन सकता है। ठीक है, ये ऐसे करिए, मतलब ये जो रेडियस होगी इसकी ये 3r/2 के इक्वल होगी, तो लॉन्गेस्ट पॉसिबल पाथ जो री एंटर करेगा, तो ऐसा कब पॉसिबल है? जब ये बिल्कुल एज से घूमकर आए, एज से घूमकर आएगा तो रेडियस जो होगा वो रीजन की विड्थ के इक्वल होगा। The magnitude of change in linear momentum between point P1 and farthest from y-axis, तो y-axis से जो farthest point होगा, ये y-axis है, तो y-axis से farthest point हो जाएगा ये वाला, क्योंकि ये तो पॉइंट तो y-axis पर ये इधर जाएंगे तो farthest मिलेगा, farthest point मतलब इस जगह पर, तो यहाँ पर मोमेंटम और यहाँ पर जो मोमेंटम होगा दोनों परपेंडिकुलर है, तो चेंज बताना है, चेंज कितना होगा, तो इधर P2 फाइनल, इधर P1 इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, तो माइनस P1 इधर आ जाएगा। ठीक है, दोनों रिजल्टेंट आएगा इस तरफ, ये भी P तो ये आएगा √2p, तो चेंज इन मोमेंटम जो आएगा वो √2p आना चाहिए, पर इसमें बोला है कि जो चेंज इन मोमेंटम है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, जो चेंज इन मोमेंटम है वो p/√2 होना चाहिए, तो चेंज इन मोमेंटम p/√2 नहीं होगा, चेंज इन मोमेंटम √2p होगा, क्योंकि इधर और इधर परपेंडिकुलर है तो √2 टाइम्स होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो ये वाला ऑप्शन डी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है और ये नहीं, ये आ रहा है। ठीक, तो ये 2017 में ऐसे और क्वेश्चन बहुत सारे।
तो उनको तुम खुद से प्रैक्टिस करनी, तो यहाँ से हमने बता सकता हूँ, आइडिया लगा सकते हैं कि क्वेश्चन कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, बस लेंथी है, लेंथी क्वेश्चन, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है बस सॉल्व करने में। कॉन्सेप्ट्स वही सब है जो हम पढ़ चुके हैं, कोई अलग से कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इन क्वेश्चंस को भी हम बना सकते हैं इजीली, ठीक है। और जेई मेन के हमने करी दिए, वो भी कोई ज़्यादा टफ नहीं, तो वो भी इजी थे, तो उनको भी हम बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। तो तुम्हें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की, और जो डाउट्स आते हैं उनको पूछना है, बस इतना सा काम करना है, और तुम्हारे क्वेश्चंस क्लियर होते जाएंगे, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते जाएंगे, और तुम अच्छा करते जाओगे। बस यही करना है, सिंपल सा रूल है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।